welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is laws of refraction of light. जैसा कि हमने जब हम रिफ्लेक्शन पढ़े थे उस टाइम भी हमने लॉज पढ़े थे. रिफ्लेक्शन के टाइम में भी 2 लॉज थे और यहाँ रिफ्रैक्शन में भी कितने लॉज हैं? 2 लॉज हैं. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन में, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ था और जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ है वो दोनों सेम ही हैं. क्या है? सेम है. जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बोला था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं. सेम ऐसा ही है कि द इंसिडेंट रे, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या है? रिफ्रैक्टेड रे. द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल ऑफ लाई इन सेम प्लेन. मतलब कि ये तीनों जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं? एक सेम प्लेन में. सेम प्लेन मीन्स कि आप अगर एक पेज लोगे तो उसी पेज पे वो लाई करेंगे. कोई भी पेज के नीचे नहीं जाएगा या उस प्लेन के नीचे नहीं जाएगा, कोई उस प्लेन के बाहर नहीं जाएगा, कोई उस प्लेन से साइड में नहीं निकलेगा. वो तीनों के तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, वो तीनों के तीनों कहाँ? सेम प्लेन पे लाई करेंगे. क्या करेंगे? सेम प्लेन पे लाई करेंगे. ठीक है. वो उस प्लेन को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे इन द सेंस कि वो प्लेन के बाहर, जो रिफ्रैक्टेड है वो प्लेन के बाहर नहीं चली जाएगी, जो नॉर्मल है वो प्लेन के नीचे नहीं होगा. तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? सेम प्लेन पे होंगे, सेम पेज पे होंगे. ठीक है. उसके बाद क्या है? जो सेकेंड लॉ है वो साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उन्होंने ये लॉ दिया है. उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिफ्रैक्शन के ऊपर काफ़ी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी स्टडी की. तो उन्होंने देखा कि अगर दो मीडियम का पेयर जो है वो सेम है, लाइक कि अगर ऊपर एयर है नीचे वाटर है, जैसे 2 मीडियम है, हाँ, और एक मीडियम एयर है और एक मीडियम क्या है? वाटर है. ये अगर सेम रहता है, ठीक है, ये मीडियम का पेयर अगर सेम रहता है तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे, कई बार उसको करके देखा, तो उन्होंने देखा कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है. तो क्योंकि उन्होंने ये लॉ दिया है तो इसीलिए इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि क्या है यहाँ पे आई है. आई किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट को. उसके बाद टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब जो उसके डिनोमिनेटर में है वो क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया. अगर जो पेयर ऑफ मीडिया है वो सेम है तो जब भी आप किसी भी एंगल के, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे वो भी जो साइन है उसके फॉर्म में, तो ये जो आएगा ये कांस्टेंट होगा. ये स्नेल्स लॉ है. आप साइन की जगह कोई और यूज नहीं कर सकते. जैसे साइन की जगह कॉस, टैन, कॉट, ये सब आप यूज नहीं कर सकते. उन्होंने अगर ये लॉ दिया है तो सेम ही रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है ना. अब क्या है? ये जो कांस्टेंट है, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल टू में जो कांस्टेंट आ रहा है
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हमें इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं। तो आप साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन भी लिख सकते हैं। ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसका जो फर्स्ट लॉ था, और जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका जो फर्स्ट लॉ है, वो दोनों के दोनों सेम है। बस वहां पे रिफ्लेक्टेड रे की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और जो पहला लॉ है वो सेम है। जो सेकेंड लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये जो लॉ है वो स्नेल्स नाम के एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। उन्होंने काफी इस पे रिसर्च करने के बाद ये लॉ दिया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। और ये स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। ठीक है, और ये किसके लिए है, एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना मीडियम चेंज करते जाएं, मतलब एयर वाटर की जगह एयर और कुछ और ले लिया, ऐसा नहीं। जो आप मीडिया लोगे उसी मीडिया के लिए जो साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उसका जो रेशियो होगा साइन आई और साइन आर का, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और जो ये कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया, इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या है, जैसे कि हमारा कुछ हमारे पास कुछ क्या था, फॉर्मूला था। तो हम जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 इन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम कैसे लिख सकते थे, n2 अपॉन n1। और अगर इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। अब हमें क्या हो गया, एक नई वैल्यू मिल गई है कि n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को के साथ हम 3 फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। अब जो है इस पे बेसिस मेनली इस स्नेल्स लॉ के थ्रू हम कुछ केसेस को देखेंगे। ठीक है, हम उसको अब इसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है वो फर्स्ट केस क्या देखेंगे, जब हम कोई मीडियम लेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयरर, और नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर। अब उसका पेयर आप कुछ भी बना सकते हैं। अब ऊपर एयर ले लिया, नीचे वाटर ले लिया, नीचे ऊपर वाटर ले लिया, नीचे ग्लास ले लिया। लेकिन ये जो मीडियम है इसका ऐसा ही होना चाहिए कि जो ऊपर का मीडियम है वो रेयरर और नीचे का मीडियम क्या है, डेंसर। अब इस पे क्या होता है कि इस पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि जब कोई लाइट इस नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो जब वो रिफ्रैक्ट होती है, जब वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। जबकि उसको जाना चाहिए था इस पाथ पे, तो उस पाथ पे ना जाके वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो ये एंगल है I और ये जो एंगल है R, तो वो क्या होगा, I जो होगा, जो केस 1 है हमारा, वो क्या है यहाँ पे कि जो एंगल ऑफ I है वो क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल ऑफ R से। ठीक है, यही बात तो आ रही है यहाँ पे कि अगर ये सेम पाथ से जाता तो क्या होता कि इतना बड़ा एंगल बनना चाहिए था। ठीक, लेकिन क्या है कि ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है,
टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जा रहा है। कब हो जा रहा है? जब वो रेयरर मीडियम से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम में। आपको पता है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। उसकी वेलोसिटी, जो उसकी लाइट की वेलोसिटी है, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? वो किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई तो उसका एंगल क्या हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाता है? वो छोटा हो जाता है। तो हम इसी को क्या करते हैं? इसी को यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ से प्रूव करके दिखाते हैं। अब क्या है? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्या ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं ना। तो क्या हुआ? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ND अपॉन NR। ठीक है, ठीक। तो अगर हम इसकी वैल्यू ले लें कि ND की वैल्यू ले लें हम क्या? 6 और NR की वैल्यू ले लें 3। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है, और जो रेयरर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने ले ली 6 3। ठीक है, इसको जब हमने कट किया तो क्या आया? साइन आई अपॉन साइन आर और 2/1। अब हम अगर साइन आर को कहाँ लेके जाएं? राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू 2 साइन आर। मतलब ये कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 2 टाइम है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, यानी कि ये क्या है? अगर ये मान लो 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 15। ठीक है ना, समझ में आया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उससे 2 टाइम्स बड़ा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम यही बात तो कह रहे थे, हम लोग ने यही बात तो की कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम जो है इसका दूसरा केस देखते हैं। अब क्या है? जो हमारा केस नंबर 2 है, अब वो क्या है? अब अगर मान लीजिए कि जो 2 हमारे मीडिया हैं, एक मान लीजिए रेयरर, ये डेंसर। ठीक है, अब क्या हुआ? ये हमने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब जब ऐसा हो कि जो इंसिडेंट रे हो वो क्या करे? परपेंडिकुलर आए। इंसिडेंट हो कैसे? परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। कहाँ पे? इंटरफेस ऑफ मीडियम, इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम, यानी कि जो सरफेस जो है जो सेपरेट कर रहा है 2 मीडियम को, उस पे क्या करे? परपेंडिकुलर आए। तब क्या होगा? अब जब क्या है कि परपेंडिकुलर आ रही है तो क्या होगा? जो उससे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। अब क्या होगा? अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारा वो कितना आता है। ठीक है, तब अब मैं बोल रही हूं कि ये क्या होगा? ये हो जाएगा 0। अब देखते हैं कैसे 0 होता है। अब क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या है? N2 अपॉन N1। अब क्या है? साइन आई की वैल्यू रख दो। साइन आई की वैल्यू कितनी है? 0। जो हमारा
एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है भाई। n2 अपॉन n1 साइन r, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की कितनी वैल्यू होती है 0, n2 अपॉन n1 साइन r। जब लेफ्ट हैंड 0 है तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी साइन r इक्वल टू 0। अगर ऐसे भी आप देखें, इसको इधर ले जाएं तब भी ये 0, इसको यहाँ पे लेके आए तब भी ये 0, तो क्या बचता है साइन r, साइन r इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 0, ठीक। अगर देखा जाए, अब मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, साइन r इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0, 0 की वैल्यू कब होती है साइन 0 पे, साइन 0 डिग्री पे, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या आया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या आया 0 आया, यानी कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन किए वो क्या चली जाएगी सीधे, वो भी नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बनाएगी, यानी कि वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं, जब लाइट जो है वो अपने पाथ को चेंज करती है या लाइट जो है बेंड हो जाती है, तो वहां पे उसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन लाइट तो यहाँ पे बेंड ही नहीं हो रही है, लाइट तो अपना पाथ चेंज ही नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है वो सीधे आ रही है और वो नॉर्मल से सीधे होते हुए, नॉर्मल से 0 एंगल बनाते हुए क्या कर रही है सीधे निकल जा रही है। यानी कि इस टाइम पे जब लाइट जो है इंसिडेंट लाइट जब परपेंडिकुलर पड़ती है इंटरफेस पे या नॉर्मल से 0 एंगल बनाती है, तो उस टाइम पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन वहां पे नहीं होगा, और विदाउट एनी रिफ्रैक्शन जो लाइट है वो सेम पाथ को क्या करती है आगे बढ़ाते हुए चली जाएगी, वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा 0 होगा, उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, इट मींस नो रिफ्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब जो है नो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 0 होगा। और दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर जो ऊपर का मीडियम है वही नीचे का भी मीडियम हो, उस टाइम पे भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम चेंज होता है, तब वहां पे क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर सेम मीडियम हो तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसका जो तीसरा केस है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब चलिए, अब केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है कि व्हेन I इज लेस देन एंगल R। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा है। तो आपको पता है कि वो कब होता है, जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, रेयरर मीडियम में जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो क्या करती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, वो नॉर्मल से क्या जाती है, दूर जाती है। क्या करती है, दूर जाती है, जबकि उसको अगर वो रिफ्रैक्शन नहीं होता तो उसको इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर जाती है। अब नॉर्मल से अगर आप जितना भी दूर जाएगा वो रे, तो सोचो उतना बड़ा एंगल बनाएगी नॉर्मल से। हाँ, जितना नॉर्मल के पास रहेगी उतना ही छोटा एंगल बनाएगी, और जितना नॉर्मल से दूर जाएगी उतना बड़ा एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को हम किससे प्रूव कर रहे हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से। अब क्या है, साइन I अपॉन साइन R, फिर से n2 अपॉन n1
फिर से आपको पता है कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर हम इसकी वैल्यू लें, क्योंकि जो मीडियम 2 है वो क्या है, रेयरर मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। और जो हमारा पहला मीडियम है वो क्या है, उस डेंसर मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ले लिया, इसको कट किया तो क्या आया 2, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/2, देन साइन आई इक्वल टू साइन आर अपॉन 2। मतलब ये कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हाफ ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या होगा, हाफ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। ये बात हम लोग ने थ्योरी से क्या किया था, हम पहले ही थ्योरी से ये जानते थे बाय थ्योरी कि जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जब कोई भी रेज जो है वो नॉर्मल की तरफ जाएगी तो वो एंगल छोटा बनेगा, और नॉर्मल से दूर जाएगी तो क्या होगा, एंगल बड़ा बनेगा। ठीक है, यही चीज हम लोग ने क्या की, स्नेल्स लॉ से क्या किया है, आपको प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि आपको ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह सिर्फ 2 ही लॉज हैं। पहला लॉ तो आपको पता ही है कि वो फुल्ली जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है उसी के सेम एज इट इज है, बस रिफ्लेक्शन की जगह क्या लिखना है, रिफ्रैक्टेड रे लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लॉ है उसको वही थोड़ा चेंज है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस पर। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं फिनिश हो रहा है। आपसे हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।